हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। देसी चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। आज सीटेट का क्लास 3 होने जा रहा है। अगर आप लोग पीछे का क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। सीटेट का आप 15 क्वेश्चन लेकर के आए, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी से और 15 पूछा जाता है पेडागोजी से। आज आपका 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो थ्योरी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 3 क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अगर 15 क्वेश्चन आप लोग आज कंटिन्यू देख लेते हैं तो इसमें आपका 45 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन आपका 45 से 50 क्वेश्चन आपका क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को मिस ना करें, जल्द से जल्द जुड़े। अभी आप लोग जल्दी से जल्दी इस लिंक को आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। फटाफट से आप लोग शेयर का बटन दबा करके जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन क्या है? सभी संस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होता है। नहीं, सभी संस्कृतियों के सबका अलग अलग तरीका से गति होता है। तो ये होगा नहीं। मध्य बाल्यावस्था बहुत तेजी से होते हैं, फिर रुक जाती। कोई मध्य में ही नहीं, कभी कभी बच्चे का पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में ही तेजी से गति होना शुरू हो जाता है, तो कभी बाल्य अवस्था में। तो अधिकतर देखा जाए तो बाल्य अवस्था में ही गति तेजी से होती है, लेकिन यह कोई फिक्स नहीं है जो कभी बच्चे का बाल्य अवस्था में ही गति तेजी से हो। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। हमेशा एक रेखीय तरीके से होते हैं, एक आयामी। आपका एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, तो इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो वंशानुगत कारकों और पर्यावरण का प्रभाव परस्पर प्रक्रिया है। तो आप लोग जल्द से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में जल्दी से जल्दी आप लोग देते रहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ आ गया है। तो डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। भागना, चित्र बनाना, निचोड़ना, चलना, पकड़ना, पढ़ना, आड़ी तिरछी रेखा बनाना या ताली बजाना। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं। इसमें आप लोग देख सकते हैं, भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि चित्र बनाने में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। भागने की प्रक्रिया, आप देखिए, भागने का प्रक्रिया जो है समग्र शारीरिक भाग का हिस्सा लेते हैं। और आप देख सकते हैं, जबकि चित्र बनाना हो तो मानसिक सोच की उपज मानी जाती है, जिसे सूक्ष्म गत्यात्मक का उल्लेख मिलता है। तो आपका इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागना और चित्र बनाना। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग फटाफट से इसका आंसर लाइव चैट में देते रहिए। आप सबका सभी लाइव चैट का सभी कमेंट हम देखते हैं, जो आप सब कितना अभी आंसर दे पा रहे हैं। तो चलिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आ गया। इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? तो एक बच्ची जिसने सभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू कर दिया, मध्य बाल्यावस्था में कोई नकल नहीं होता है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों पर आसानी से पालन कर सकता है, तो यह भी नहीं होगा।
एक बच्ची सकारात्मक खेल में सम्मिलित नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं, वह सम्मिलित हो सकती है। बाल्यावस्था में अगर होगी तो वह सम्मिलित हो सकता है। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है तो वही आपका मध्य बाल्यावस्था हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें एक बच्ची जो तार्किक चिंतन करता है, तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, वह बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होती है। मध्य बाल्यावस्था जो है वह आपका 7 से 10 या 11 वर्ष तक की बच्ची को या बालक को या बालिका को हम कह सकते हैं यह बाल्यावस्था में है। और सभी बच्चे यह तार्किक बात करने में सक्षम होता है, प्रतिकारक स्वरूप धारण कर सकती है, अर्थात संरक्षण में भी क्षमता होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और आपका 15 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका 45 क्वेश्चन इसमें कंफर्म है। जो आप आगे किसी भी क्लास में देखिएगा तो स्कोर आपका बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आप 15 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, जल्द से जल्द एक बार शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी को इस वीडियो के बारे में पता चले जो सीटेट का जो भी तैयारी करना चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। यह क्वेश्चन एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या नहीं तो एक क्वेश्चन तो डेफिनिट है, ऐसा आता ही है। इसलिए इसमें आपको घबराना नहीं है। तो इसको आप लोग बारीकी से समझ करके अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व देखते हैं। 4 में अभी कथन ये दिया हुआ है, सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार तरीके सीखते हैं एवं मूल्य और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। इसका कारण दिया हुआ है, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक। यह तो स्पष्ट ही गलत लिखा हुआ है। परिवार जो है द्वितीयक नहीं प्राथमिक कारक है, प्राथमिक कारक है। तो इसलिए आपका यह द्वितीय कारक नहीं है। तो कारण तो आपका गलत है, लेकिन अभिकथन को एक बार आप लोग देखिए ध्यान से। बच्चों सर्वप्रथम परिवार में व्यवहार के तरीके से सीखते हैं, ठीक है, व्यवहार के तरीके से सीखते हैं, मूल्य एवं जीवन मापदंडों को जानते हैं। तो आपका यह ठीक लग रहा है तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं फटाफट से। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए आर दोनों सही नहीं है, आर जो यहाँ गलत है तो आपका ए तो होगा नहीं। ए और आर दोनों सही है, दोनों फिर सही है नहीं, आर तो गलत है तो ये भी नहीं होगा। ए सही है किंतु आर गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए में शैशवावस्था में तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगानात्मक व तर्क सोच प्रारंभ हो सकती है। तो चलिए इसको मानते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल शुरू करना प्रारंभ करता है। तो आप फटाफट से जल्दी से इसका आंसर बताएं लाइव चैट में, जो 5 का आंसर कौन सा होने वाला है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं शैशवावस्था में बच्चे यह तर्क को कैसे लागू करता है। तो
5 का आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर बताएं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप लोगों को पता होगा 7 से 11 साल की होती है, जो बाल विकास के उत्तर पूर्व चरण में संदर्भित करती है। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूह और उपसमूहों में वर्गीकृत करते हैं तथा संख्या बोध क्षेत्रों और मात्रा संरक्षण की क्षमता भी प्राप्त कर लेते हैं इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो आप लोग को यह आइडिया लग ही गया होगा। तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। फटाफट आप लोग इसका आंसर लाइव चैट में देते रहिए। आप सभी का कमेंट हम देखते हैं और आप लोग सभी कमेंट करते रहिए फटाफट से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साम्यीकरण, संगठन, समावेशन, समायोजन। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। 6 का आंसर क्या होने वाला है? तो जीन पियाजे के द्वारा जो दिया गया है, यह विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह साम्यीकरण कहलाती है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था में ही प्रारंभ, जीन पियाजे का कहना है जो शैशवावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं जीवन प्रयत्न चलता रहता है। यह विकास कभी रुकता नहीं है, जीवन प्रयत्न चलते रहता है। और इसमें देखा जाए तो साम्यता देखने को मिलता है। जीन पियाजे ने अपने यह सभी बच्चों को बताया गया है शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल शिक्षक केंद्रित पर होना चाहिए। इसमें कहा गया शिक्षा बालक के लिए नहीं बना है, बालक शिक्षा के लिए बना है। तो इस तरह आप इसे देख सकते हैं। चलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, साम्यीकरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया गया है, जो इसमें आ गया जीन पियाजे ने कहा है जो बालक जो है शिक्षा के लिए बना है, ना कि शिक्षा बालक के लिए बना है, इसलिए बालक को एक्टिव रखना है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। लेव वाइगोस्की को सुझाव दिया है कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य सम्मिलित है। उन्होंने बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। तो चलिए सही लग रहा है, फिर भी आगे का भी पढ़ते हैं। वाइगोस्की बच्चों को एक कोरे कागज के रूप में देखता है। तो ऐसी कोई बात लेव वाइगोस्की ने नहीं की है जो हम अपने बच्चे को कोरे कागज के रूप में देखते हैं। तो यह ऑप्शन आपका होगा नहीं। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वो वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। तुलना कभी कराना नहीं है और कभी मात्रात्मक रूप से कम सोचने का अवसर नहीं दिया है। जीन वाइगोस्की ने बताया है जो बच्चों हमेशा आगे मात्रात्मक अवस्था में अधिक सोचने का अवसर दिया जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा।
वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है, बहुत कम नहीं आंका है। तो आपका यहाँ अधिक होता तो आपका यह आंसर भी सही हो सकता था। इसलिए आपका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। यह जो है रूस के वैज्ञानिक थे लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक लेव वाइगोस्की थे, जो बच्चों के संदर्भ में बताया बच्चों की बहुत सी कक्षाएं होती है, उनमें वे कार्य भी सम्मिलित है जिनमें बच्चे सहायता से कर सकते हैं। यही लेव वाइगोस्की का मानना है। अगर बच्चे हमेशा सक्रियात्मक भूमिका को निभाते हैं तो उनमें असीम क्षमताएं होती है। उन्हें मध्य कोरा कागज नहीं मान सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मध्य कोरा कागज, मध्य कोरा कागज उसे नहीं मानते हैं। बच्चे को एक्टिव रखना है, हमेशा आप सीटेट पास कीजिएगा। बच्चे को एक्टिव रखना है, हमेशा आप सीटेट पास कीजिएगा। कभी बच्चों को दंड नहीं देना है, कभी किसी प्रकार की उसे नीचा दिखाने की प्रयास नहीं करना है। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। तो हमेशा बालक को एक्टिव रखना है, तो आपका आंसर बिल्कुल हमेशा सही ही जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। तो आप लोगों को यह जरूर समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन से आप देख रहे हैं जो कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को फटाफट से लाइक का बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कीजिए। आगे चल के सभी को शेयर भी करते रहिए। तो इस वीडियो को फटाफट से आप लोग एक लाइक करके ही जाना है। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करके भी आप जा सकते हैं। तो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, यही एक मेहनत का फल है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का आ गया। 8 नंबर में आप देख सकते हैं, एक शिक्षिका की संरचना का उपयोग करती है जब वह एक बच्चे की जिगसाउ पहेली बनाने में सहायता करती है। तो वह इशारे वो संकेत क्या करते हैं? यहाँ पे वह लिखा गया, वह नहीं होगा, यहाँ वो होगा। इशारे वो संकेत या इशारे और संकेत कह सकते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, थोड़ा टाइपिंग में एरर्स आया था। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। स्वतंत्र की खोज, पार, उद्दीपन, अनुसरण। देखिए, जब भी कोई बालिका किसी संरचना का उपयोग कर रहा हो, एक बालक की कोई पहेली उलझाने को कह दिया हो, अगर कोई आधा प्रश्न हल करके बच्चों को दे दिया हो जिसे आप सॉल्व कीजिए, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग फटाफट से पार पे चले जाना है। पार कहा जाता है किसी भी बच्चे को अगर दे दिया जाए आधा अधूरा उदाहरण, जो आधा हल करके दे दिया, आधा आप हल कीजिए, तो उसे आप पार कर सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोग का कभी मिस ना हो। जब भी वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप लोग देर ना करें, जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों तक यह वीडियो, जितना भी वीडियो लेकर के आएंगे तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे देख सकते हैं सही समय पर। आपका क्लास 2:30 बजे से डेली लिया जा रहा है। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण कल आप लोग का क्लास नहीं हो पाया था। आपका क्लास डेली लिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आप लोग इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। आपका सीटेट अगर सभी दिन आप लोग कंटेंट इसमें कंटिन्यू रह गए तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, इस एग्ज़ाम को। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
फिर आ गया अभिकथन से। आपको बताए थे अभिकथन से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। एक तो डेफिनेट फिक्स है जो एक आएगा ही आएगा। अगर हो सके तो 2-3 क्वेश्चन भी इससे डाल दिया जाता है किसी किसी शिफ्ट में। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अभिकथन एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है। व्यक्तिवादी क्या होती है? व्यक्तिवादी तो नहीं होता है, तो फिर भी आगे पढ़ते हैं। और एक कठोर संरचना पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तो यह तो अभिकथन हमको गलत लग रहा है। आगे कारण इसका देखते हैं। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाही और नियंत्रक होता है। तो ये भी बात आपका गलत कहा गया। आप लोग इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। आपका ऑप्शन नंबर 4 है, हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित। कभी भी आप शिक्षक बनिएगा तो कक्षा को नियंत्रित नहीं करना है, यह गलत हो जाएगा। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। कोई बच्चों की भागीदारी न्यूनतम नहीं होती है, उच्चतम हो सकती है। गतिविधियां या कार्यक्रम करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यह ऑप्शन बेहतर लग रहा है। फिर भी आगे देखते हैं, इससे बेहतर अगर मिल जाएगा तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय। कभी भी समय सारणी व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था को तय नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 को फटाफट से हल करते हैं। अमृत तर्क देता है कि कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज में आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंज कोलबर्ग के अनुसार अमृत तर्क की किस अवस्था में आता है? लॉरेंज कोलबर्ग के दिया हुआ कुछ स्टेजेस है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अगर होगा तो जब कोई मैराथन क्लास सब लेकर के आएंगे तो उसमें आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अभी आप लोग फटाफट से जितना शेयर कर सकते हैं, जितना आप लोग जुड़ सकते हैं, अगर अधिक संख्या से आप जुड़ जाते हैं तो आपका मैराथन क्लास भी लेकर के आएंगे इस चैनल पे, जो कि आप लोगों को यह उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है, वही टॉपिक से लेकर के सिर्फ एनसीईआरटी से लेकर के आएंगे। फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ जाता है तो उसको भी होगा तो कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहे। जितना वीडियो डाल रहे हैं सभी आकर के लाइव चैट में इस वीडियो को देख सकते हैं। लाइव आकर के इसे टाइम आपका 2:30 बजे से है। टाइम आपका 2:30 बजे से है। 2:30 बजे आकर के देख सकते हैं इस क्लास को। आपका क्लास डेली कंटिन्यू चल रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का कुछ स्टेजेस बताया हुआ है। 4 स्टेजेस या 5 स्टेजेस बताया हुआ है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मैराथन क्लास में। तो चलिए, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास।
सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छी लड़की का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ है, तो इसलिए आप इसको गलत कर सकते हैं। सार्वभौमिक नैतिक, इसमें कोई सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत के बारे में बताया नहीं गया है, तो इसलिए आपका सी भी कैंसिल हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था, कोई व्यवस्था के बारे में नहीं बताया गया है। समाज में किस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए, किस तरह से बच्चे सीखते हैं, कैसे एक्टिव रहते हैं, इस प्रकार का कोई नहीं बताया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, समाज के कुछ नियम भी होते हैं। नियम का व्यापक बदलाव आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। और लॉरेंस कोलबर्ग के संदर्भ में वह बताते हैं कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास सामान्य तौर पर सामाजिक अनुबंधन की व्युत्पत्ति और व्यक्ति के राज्य के अधिकार की वैधता में संबंधित है। नैतिक विकास एवं राजनीतिक दोनों दर्शन को मिश्रित करते हुए यह अमृत ने तर्क देता है कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के अंतर्गत यह आता है। तो यह अमृत के द्वारा तर्क दिया हुआ सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास नहीं, ये नहीं, आपका बी नंबर हो जाएगा। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को यह समझाने का भी प्रयास करते हैं, आप लोग इसे गौर से सुनते रहिए और ध्यान से इस पर क्वेश्चन को लगाते जाइए, आपका आंसर क्या सही होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आ गया 12। यहाँ पे हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश वृद्धि के व्यक्ति में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व, जीवन के अर्थों के बारे में संवेदनशील होती है। तो प्राकृतिकवादी, भाषाई, अंतर्व्यक्तित्व, अंतःवैयक्तिक। आपका इसमें फटाफट से आंसर देने का प्रयास कीजिए 12 का क्या होने वाला है। देखिए, इसमें जो हावर्ड गार्डनर जो दिया हुआ है, यह हावर्ड गार्डनर आपका कहाँ का रहने वाला है, तो हावर्ड गार्डनर अमेरिका का रहने वाला है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में अंतःवैयक्तिक बुद्धि के व्यक्ति में अपनी पहचान, मानव अभिवृत्ति एवं जीवन के अर्थों के संदर्भ में संवेदनशील बताया गया है। अतः व्यक्तित्व भाव से उत्पन्न विचार या दृष्टि को देख सकते हैं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। फटाफट से जल्दी से दीजिए आंसर। आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अंतःवैयक्तिक के माध्यम से आपको बताए हैं, इस दृष्टि से व्यक्तित्व अपना भाव को उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन कोई भी शिफ्ट ना आया होगा जो उसमें यह क्वेश्चन ना डाला गया हो। सभी शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन डाला जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को मिस ना करें, देखते रहिए इसका आंसर क्या होने वाला। लाइव चैट में आप लोग फटाफट से इसका आंसर देते रहिए, ताकि आप सबों तक यह इस क्वेश्चन को समझाने का भी हम प्रयास करते हैं। देखिए, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन तो नहीं। जेंडर प्रासंगिक, यहाँ जेंडर 2 बार टाइपिंग हो गया, इसे हटा सकते हैं। जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो देखिए, जब भी
यहाँ पे किसी एक लड़का और लड़की के बारे में या किसी भी काम के बारे में, लड़का लड़की को किसी भी काम के बारे में अगर बताया जाए तो लड़की घर की काम कर सकती है और लड़के बाहर की काम कर सकते हैं। लड़कियां बाहर की काम नहीं कर सकती है और लड़के बाहर की काम कर सकती है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो यह आप कह सकते हैं जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर पक्षपात है। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता दिख गया ऑप्शन में या जेंडर पक्षपात दिख गया, पक्षपात, यह आपका यही सब इसमें आता है। तो अगर यह सब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए। अगर आप लोग का यह हमेशा कंटेंट सही देने वाला हो, इस चैनल से आप लोग जितना हो सके उतना जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है तो आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और आंसर फटाफट से बताएं जो इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होती? मानकीय कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, मानकीय कठोर देखते ही काट देना है, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीके का उपयोग करना चाहिए। चलिए मान सकते हैं इसे, आगे फिर भी पढ़ते हैं। कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, विभिन्न को अभाव के रूप में ना देखें, किसी को भी आप अभाव के रूप में नहीं देखना है और सभी को एक्टिव रखना है, सभी को एक समान मानना है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी से ज़्यादा बेहतर आपका डी लग रहा है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें आपका अगर पेडागोजी का क्लास आएगा तो उसमें आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, चारों का चारों ऑप्शन आपका सही दिया हुआ रहता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है उसे आप चूज कर सकते हैं, वही आंसर आपका सही होता है। पेडागोजी में वो भी क्लास लेकर के आएंगे। पहले हम CDP का क्लास या 3 करने जा रहे हैं, वो भी थ्योरी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और रह गया है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है मूल्यांकन शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे बेहतर लग रहा है, इसे मानते हैं। सभी शैक्षिक गतिविधि का केंद्र होना चाहिए, ये तो होगा नहीं। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। कभी भी बच्चों को योग्यता में क्रम के अनुसार रैंक नहीं दे सकते हैं। क्रम हुआ, कभी किसी बच्चे को अब की बार 10 लाया तो अगले बार 11 दे देंगे, अब की बार 15 लाया तो अगले बार 20 दे देंगे। इस तरह क्रम के अनुसार बच्चों को रैंक देना ही नहीं है। इस प्रकार से यह ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर ए और बी बच गए, ए और बी में कौन सा सही है आप लोग फटाफट से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ना प्रस्तावित करती है, यह कभी निश्चित अवधि के अंतराल पर कभी भी बच्चों को नियंत्रित रूप से मूल्यांकन नियमित रूप से मूल्यांकन होनी चाहिए, ना कि निश्चित रूप से, ताकि उसकी प्रगति का सही अनुमान लगाया जा सके, वह कितने आगे बढ़ चुके हैं और क्या अभी तक में पढ़ा है, ये सब का अनुमान
आ जाना चाहिए। तो इसका अनुमान लगाने के लिए उसके साथ ही उसे अनुरूप उनमें सुधार करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर वह उसके अनुसार कुछ एरर्स उसमें आ गया, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे हम अनुमान लगाने के बाद उसे हम सुधार करने का कोशिश कर सकते हैं। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है मूल्यांकन के विषय में। आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसलिए आपका कितना 15 में कितना स्कोर आया है आप लोग ज़रूर इस वीडियो में बताएं जल्द से जल्द आपका स्कोर कितना हुआ है, फटाफट से बताएं। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को ज़रूर दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप सबों तक यह वीडियो जब भी लेकर के आएंगे तो आप लोग तक यह नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप लाइव जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसका स्कोर बताएं, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा CDP का क्लास 4, उसमें भी कुछ 15 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप लोग उस क्लास को भी ज्वाइनिंग करना है। अगर 15 क्वेश्चन से आपका 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आप लोग देखते चलिए, अगर अभी आपका 8-10 स्कोर आ रहा है 15 में, तो आप आगे जब भी आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ते जाएगा। आप 15 में 15 ला सकते हैं अगर इस चैनल से कंटिन्यू बने रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।